हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, अभी तक अगर आपने बोर्ड के लिए कुछ नहीं पढ़ा है साइंस में तो बेफिक्र हो जाइए। आज मैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं सीखा है, कुछ भी नहीं तैयार करा है, उनके लिए, हाँ जी हाँ, उनके लिए जो बच्चे 10th क्लास में स्टडी कर रहे हैं और इस साल 2023 में जो कि बच्चों बोर्ड देने वाले हैं, यानी बच्चों यूपी बोर्ड का जो परीक्षा है साइंस का, वो इसी महीने फरवरी में होने वाला है, जो कि 16 तारीख से हिंदी का पेपर है और वो स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं सीखा है तो मैं आपको इस चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि बोर्ड में आने वाले हैं। अपने 7 साल का अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको समझाने वाला हूं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। और बच्चों, जितने भी टॉपिक्स हैं संबंधित इस चैप्टर से जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं, वो ऑलरेडी मैंने बच्चों अपलोड कर दिया है। उसके वीडियोस जाकर के उसको देखिए और समझिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चलो बच्चों, साइंस के अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जी हाँ, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन फर्स्ट चैप्टर हमारा है बच्चों। इसमें देखो, इस चैप्टर की जो कहानी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है रासायनिक परिवर्तन से, कि भाई रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वही हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। देखिए तो बच्चों, ये परिभाषा है, आप जहां देख सकते हैं। मैं इसको आराम आराम से इसको ऊपर करता जाऊंगा, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो यहां से नोट भी कर सकते हैं, और इंपोर्टेंट टॉपिक जो कौन कौन सा है वो मैं आपको इसमें टिक करता जाऊंगा, ठीक है बच्चों। देखिए, तो सबसे पहले इसमें आता है परिवर्तन क्या होता है। आप में देख सकते हैं, इसको आप आराम से देखिए। ये हमारे पास में रासायनिक परिवर्तन के जो है बच्चों वो एग्जांपल है, भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम। ये बच्चों रासायनिक जो है रिएक्शन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़िए और छोड़िए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला जो हमारे पास इस चैप्टर में टॉपिक है बच्चों, वो है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। हाँ जी हाँ, किसको बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों। और सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं संतुलित, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम है उसका पालन हो सके। यानी बच्चों, रिएक्टेंट जो अभिकारक होता है और जो उत्पाद होता है, दोनों का जो बच्चों भार है, जो मास है, वो समान होना चाहिए, जिससे क्या हो सके, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो कर सके। तो बच्चों, इसलिए हम लोग करते हैं संतुलित। देखिए, तो आपको बच्चों संतुलित करना आना चाहिए पहला, तो आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है क्वेश्चन प्रिपेयर, कि हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं, आपको यहाँ पर देखना चाहिए, ठीक है। ये देखिए बच्चे, यहाँ पर इस कंसेप्ट में इसको समझाया गया है। बस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो बच्चों, सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो सबसे पहला जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे कोर्स में है बच्चों, वो है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं केवल और केवल 10 से 15 से 20 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर में इस पूरे चैप्टर को यहाँ पर आपके सामने रख करके दिखा दूंगा। देखिए, ये हमारे पास है पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है बच्चों कि एक और एक, या मतलब दो या दो से ज्यादा जो होते हैं अभिकर्मक, वो मिलकर के एक उत्पाद बना देते हैं। देखिए, कोयले का दहन होता है, जल का निर्माण होता है, कार्बन जो हमारे पास होता है वो O2 साथ में रिएक्शन होने के बाद में CO2 गैस बनता है, जल का निर्माण होता है। ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बेनाम बुझा हुआ चूना है, जल के साथ रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, बुझा हुआ चूना आपको देता है, यानी कि लाइम वाटर हम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है सूत्र। तो बच्चों, सबसे पहला जो इंपोर्टेंट था हमारे पास केमिकल रिएक्शन का जो टाइप्स है, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हमारे पास है बच्चों, वो हमारे पास में है कौन, संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा आप यहां से लिख सकते हैं, खत्म। आइए आइए, अब देखिए बच्चों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं वो हमारे पास है, उष्माक्षेपी क्या होता है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें उष्मा बाहर निकलता है उसे हम कहते हैं उष्माक्षेपी, ठीक है बच्चों। ये उसका एग्जांपल है मीथेन गैस का जलना। श्वसन का उष्माक्षेपी होता है बच्चों। अब श्वसन उष्माक्षेपी क्यों है, ये क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों यहाँ पर बनता है यहाँ से, वो ये बनता है कि श्वसन को हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप श्वसन करते हो तो अंदर O2 गैस जाता है। O2 गैस जो होता है बच्चों, वो ब्लड के अंदर होमोग्लोबिन से बंध करके
कहां तक पहुंचता है? हाँ, जो आपने खाना खाया था कार्बोहाइड्रेट पाचन होकर के ब्लड के अंदर कौन पहुंच गया है? ग्लूकोज पहुंच गया है, और वहां पर ग्लूकोज के साथ में जो होता है बच्चों ऑक्सीजन, वो अभिक्रिया करके CO2 गैस बाहर निकालता है और बच्चों ऊर्जा भी बाहर निकलता है। क्योंकि अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए, क्योंकि हमारे पास CO2 गैस बाहर निकल रहा है, साथ में उष्मा, जो आपको ताकत मिलती है काम करने के लिए, डिशुम डिशुम करने के लिए, वो उष्मा आपको मिलता है कहां से? ग्लूकोज जब करता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, तो वहां से उष्मा निकलता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो श्वसन होता है वो एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है बच्चों, ठीक है ना। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों है वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन में क्या होता है? वियोजन में क्या होता है बच्चों? एक होता है रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और वो टूट करके दो या दो से ज्यादा उत्पाद बना देता है, ठीक है ना। एक पत्थर लो, एक पत्थर को मारो हथौड़े से, पत्थर टूट जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, यानी कि दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाएगा, वो क्या हो गया? वियोजन हो गया। ऐसे होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ऐसे ही होता है रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसमें एक होता है अभिकारक, और उसके अंदर क्या होता है? वो टूट करके दो या दो से अधिक बन जाते हैं उत्पाद, उसे हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। खत्म हो गया। आ जाओ अब ये तोड़ने की जो अब बच्चों केमिकल रिएक्शन में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, तो वियोजित करने की जो विधि है वो तीन विधि है। पहला आता है विधि बच्चों उष्मा वियोजन, उष्मा देकर हीट देकर के क्या करो? उसको आप तोड़ दो। देखो, तो उष्मा देकर आप क्या कर सकते हैं? उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास क्या? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक होता है यौगिक, जो कि बच्चों हरा रंग का होता है, जो बच्चों हरा रंग का होता है फेरस सल्फेट। आप उसको उष्मा दे दो, वो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड गैस में क्या होता है बच्चों? टूट जाता है, और वो बच्चों होता है भूरा लाल रंग का होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। आइए जो नेक्स्ट बच्चों आप उष्मा से तोड़ सकते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ जी हाँ बिल्कुल, चूना पत्थर जो होता है वो हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट। आप उसको क्या करो? गर्म करो। गर्म करोगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। बच्चों देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बिना बुझा हुआ चूना होता है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये हमारे पास क्या मिला? देखो, दो ऑक्साइड, इसमें ना दो जो उत्पाद है वो आपको मिल रहा है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है बच्चों। ये भी किससे टूट रहा है? उष्मा की हेल्प से टूट रहा है बच्चों। देखो नेक्स्ट बच्चों, इसमें है लेड नाइट्रेट, यानी बच्चों ये जो लेड नाइट्रेट है, आप इसको उष्मा देकर तोड़ते हो और आपको लेड ऑक्साइड, साथ में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिलता है, और आपको O2 गैस मिलता है। और इस प्रकार से क्या हुआ बच्चों? उष्मा से की हेल्प से आपने क्या किया? एक अभिकारक को तोड़ दिया दो या दो से अधिक उत्पादों में। आपको बच्चों इसके अंदर जो है लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, हाँ जी हाँ बच्चों, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन आपको याद रखना है। ये जो NO2 गैस होता है बच्चों, ये ब्राउन रंग का गैस होता है, ब्राउन मुंडे, ध्यान रखना है, ब्राउन मुंडे। केवल एक ही रिएक्शन है पूरे साइंस बुक में, ब्राउन मुंडे NO2 गैस। ये हमारे पास था बच्चों क्या? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए आप बच्चों विद्युत धारा यानी कि बिजली की सहायता से भी क्या कर सकते हैं? एक पदार्थ को तोड़ सकते हैं दो या दो से अधिक तत्वों में या परमाणुओं में या फिर पदार्थों में, ठीक है ना। देखो विद्युत वियोजन में क्या होता है बच्चों? नाम से पता चल रहा होगा आपको कि इसमें हम विद्युत धारा करते हैं प्रवाहित, और वो टूट जाता है दो या दो से अधिक उत्पादों में। देखियो जल का विद्युत धारा से हम लोग क्या करते हैं? वियोजन करते हैं। ये हमारे पास बच्चों जल है, जल का हम क्या करते हैं? विद्युत धारा से करते हैं वियोजन, और हमें H2 गैस मिलता है, सबसे में O2 गैस मिलता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो O2 गैस का मिलता है, O2 गैस आपको मिलता है एनोड पर, और H2 गैस आपको मिलता है बच्चों कैथोड पर। देखिए बच्चों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये रखने वाली याद है कि O2 गैस आपको जितना मिलता है एनोड पर, उसका दोगुना आपको मिलता है H2 गैस कहां पर? कैथोड पर। तो बच्चों ये जो आपके पास चल रहा है वियोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको वियोजन अभिक्रिया पता होना चाहिए, यानी कि उष्मीय वियोजन हो गया, वैद्युत वियोजन हो गया, और बच्चों लास्ट में हमारे पास आता है प्रकाशीय वियोजन। जी हाँ बिल्कुल, प्रकाशीय वियोजन में एक्चुअली क्या होता है बच्चों? आप धूप में रखते हैं किसी एक सबस्टांस को, किसी भी एक पदार्थ को आप धूप में रख दीजिए, वो धूप की प्रकाश से क्या होगा? उष्मा लेगा, और उष्मा लेने बाद में क्या होगा? हाँ जी हाँ बिल्कुल, टूटेगा। क्या होगा? टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित हो जाता है। उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन बच्चों। देखिए जो इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों वो है सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा है सिल्वर ब्रोमाइड। देखिए ध्यान से, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो 2 Ag सिल्वर धातु और Cl2 गैस में क्या होता है? वियोजित हो जाता है, और यहाँ पर मिलता है अलग अलग दो उत्पाद। ये एक उत्पाद ये आपको मिला
सॉरी इधर बच्चों ये क्या है, एक रिएक्टेंट है यानी कि अभिकारक है, और यहाँ आपको मिला क्या, दो उत्पाद मिला बच्चों। देखो सिल्वर क्लोराइड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, धूसर रंग का हो जाता है, किसमें, सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद उसका रंग जो होता है बच्चों बदल जाता है, बिल्कुल धूसर, अरे वो गवर्नमेंट स्कूल पेंट होता है ना स्लेटी, उसी रंग का हो जाता है ये, ठीक है ना। अब देखो अब बच्चों क्या होता है, अब श्वेत श्याम फोटोग्राफी में क्या होता है, इसका उपयोग होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए उष्मा शोषी, जी हाँ, अभी आपने क्या सीखा उष्मा क्षेपी, तो एक तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है आपको उदाहरण सहित याद रखना है। ऊपर के जितने भी थे बच्चों तीनों, प्रकाशीय, विद्युतीय और था उष्मीय, ये तीनों हमारे पास कौन से, नहीं, ये बच्चों उष्मा शोषी थे, ऊपर जो बच्चों थे वो उष्मा शोषी थे। अब जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें क्या बोलते हैं, उष्मा शोषी बोलते हैं। तो ऊपर बच्चों जितने भी थे रिएक्शन समय हमको उष्मा देना पड़ रहा था, वो उष्मा शोषी है। देखो ये सब क्या बच्चों, उष्मा शोषी। उष्मा क्षेपी तो बच्चों वो होता है जिसमें उष्मा बाहर निकलता है, जैसे कि शोषण था हमारे पास, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो हमारे पास है विस्थापन अभिक्रिया। अब भाई विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में जो होता है ज्यादा अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो कम अभिक्रियाशील को उसकी जगह से उसके विलयन से बच्चों प्रतिस्थापित कर देता है, आपको ध्यान रखना है। देखो यानी कि विस्थापन वो होते हैं जिनके अंदर अधिक क्रियाशील तत्व बच्चों कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं। आपको बेस्ट एग्जांपल बच्चों याद रखना है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट बच्चों नीले रंग का होता है। ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन है। टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों कॉपर सल्फेट विलयन है जो कि नीले रंग का होता है। अभी जो बच्चों नीले रंग का विलयन है कॉपर सल्फेट का टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर हम लोगों ने क्या करा है, लोहे का कील डुबा दिया है। लोहे का कील डुबाने से बच्चों क्या हो रहा है कि जो कॉपर सल्फेट का जो कॉपर आयन है बच्चों पानी के अंदर, वो कील जो है उसका लोहा उसको विलयन से विस्थापित कर दे रहा है, किसको, कॉपर को। और बच्चों कॉपर जाकर क्या होता है, कील की सरफेस पे बैठ जाएगा, कील की जो होती है सतह उस पर जाकर के बैठ जाएगा। और जो जो बच्चों ये जो रंग है बिल्कुल ब्लू, ये जो नीला रंग है बच्चों, ये हाँ ये बच्चों इसका फेड यानी कि धूसर हो जाता है, यहाँ से ब्लू रंग इसका गायब हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो होता है बच्चों पानी में से विस्थापित होकर कहाँ पहुंच जाता है, कील पर। और जो बच्चों कील का जो लोहा है बच्चों वो कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंच जाएगा पानी के अंदर। तो पानी का रंग जिसकी वजह से था नीला, वो पानी में है ही नहीं, तो पानी क्यों होगा नीला, नहीं होगा ना, बिल्कुल सही। देखो तो बच्चों कॉपर सल्फेट के अंदर हम जब भी क्या करते हैं, आयरन को डालते हैं, तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट हमारा ना रह करके फेरस सल्फेट बन जाता है और कॉपर बच्चों हमारा अलग हो जाता है। देखो एफिन क्या करा, सीयू को हटा दिया, सीयू हो गया अलग। यानी कि तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो बच्चों Fe होता है वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है और वो सल्फेट को जो होता है कॉपर को बच्चों सल्फेट के पास से हटा देता है। तो बच्चों ये था हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल इसका। देखो लोहे की कील का रंग जो होता है बच्चों ये आपको एक और एग्जांपल ध्यान रखना है, जिंक जो होता है बच्चों कॉपर सल्फेट के साथ में करता है रिएक्शन, और जिंक क्या करता है बच्चों, कॉपर को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है सल्फेट के पास से, और कॉपर अलग फिर से हो जाता है। तो बच्चों क्या हुआ, जिंक जो होता है बच्चों ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, और क्या होता है कॉपर हमारे यहाँ से अलग हो जाता है। तो बच्चों ये हमारे पास कौन था, विस्थापन अभिक्रिया। देखो जो अगला बच्चों बेस्ट जो एग्जाम्पल है हमारे पास, वो हमारे पास सॉरी जो बच्चों हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन के टाइप्स है बच्चों, जो अभिक्रिया के प्रकार है, वो कौन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जी हाँ, पहले कौन था विस्थापन, अब कौन है द्विविस्थापन। देखो द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन में तो ये होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। देखो यहाँ पर कौन है, सोडियम सल्फेट, यहाँ कौन है, बेरियम क्लोराइड। अब क्या होता है बच्चों, बेरियम क्लोराइड का Ba उसको जो होता है Na जो कि सोडियम सल्फेट में है, Ba को उसके सोल्ट से क्या होता है, विस्थापित कर देता है। देखो Na आयन, Ba आयन, Na क्या करता है, Ba को Cl के पास से हटा देता है। देखो हटा दिया, Ba कहाँ बैठ गया जाकर के, सल्फेट के पास, और जो Na था वो कहाँ बैठ गया, Cl के पास जाकर के। तो बच्चों इसके एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, Na और Ba दोनों आयन है, आपस में क्या हो जा रहे हैं, एक्सचेंज कर दे रहे हैं, अपनी अपनी वाली को एक्सचेंज कर देते हैं। कहते हैं कि देख तेरी वाली मेरे पास, मेरी वाली तेरे पास, मजा आ रहा है ना, ये काम इसके अंदर होता है, ठीक है ना। एक दिन के लिए अदला बदली कर लेते हैं, तो अदला बदली इसमें हो रहा है, किसका, अब आयनों का हो रहा है, कहता हूँ आयनों का अदला बदली हो रहा है, लेकिन किसका, आयनों का हो रहा है। देखो सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड का बेरियम चला गया सल्फेट के पास, और सल्फेट जो था सोडियम के साथ था, उसका सोडियम पहुंच गया Cl के साथ, हो गया ना, आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो आपको ये जो रिएक्शन है बच्चों ध्यान रखना है। बेस्ट एग्जांपल इसका बच्चों कौन सा, यही है, इसका द्विविस्थापन अभिक्रिया का। ठीक है बच्चों, देखो आगे बढ़ते हमारे पास में क्या है बच्चों, अब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। 110% बता रहा हूं,
माँ कसम कह रहा हूं 110%। साला बोर्ड में नहीं आया नहीं क्वेश्चन, ये फाड़ दूंगा बोर्ड वाले को। ये जो बोर्ड में पक्का आएगा, पक्का गारंटीड, ठोक के कह रहा हूं, पेपर में आएगा ये। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया पक्का, चाहे यूपी बोर्ड चाहे सीबीएसई बोर्ड, कोई सा बोर्ड हो डालेगा, ऐसी तैसी उनकी डालेगा वो 100%। पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, पढ़ के देखो क्या हुआ। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन क्या होता है? जब किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन वहां से हटता है, उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन। उपचयन का एक नाम और है ऑक्सीकरण। क्या नाम है? ऑक्सीकरण नाम है किसका? उपचयन का ही दूसरा नाम है। बच्चों ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या फिर हाइड्रोजन हटेगा, क्या होगा? उपचयन होगा। देखो कार्बन है, O2 जुड़ गया, CO2 बन गया। कार्बन अकेला था, O के साथ जुड़ गया, CO2 बन गया, क्या हो गया? कार्बन का उपचयन हो गया। देखो कॉपर है, कॉपर में O2 जुड़ गया, कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन के साथ में क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, क्या बन गया? CO बन गया, क्या हो गया? कॉपर ऑक्साइड। उपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है? उपचयन। इस दोनों केस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उपचयन होगा। क्या होगा? उपचयन होगा। देखो आगे आ जाओ, यहां पर क्या? देखो CuOH2 है, गर्म किया, कॉपर ऑक्साइड था, उसके पास से क्या हुआ? देखो O हट गया, O क्या हुआ? हट गया, O हट गया। H2 अकेला था, O जुड़ गया, H2 में O जुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना, क्योंकि H2 में O जुड़ गया, जिसमें O जुड़ता है क्या होता है? उसका ऑक्सीकरण होता है। देखो आगे आ जाओ, पोटेशियम आयोडाइड है, लेड नाइट्रेट है। देखो अब क्या हुआ इसके अंदर, ये आपको एग्जांपल ध्यान रखना बच्चों। देखो इसमें क्या हो रहा है? इसका देखो जो O है, देखो बच्चों पीबी के पास में क्या है? O है, पीबी के पास में O है। अच्छा बच्चों देखो ये तुम्हारे कोर्स से बाहर है बच्चों, इसमें उपचयन हो रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है अभी आपको नहीं सीखना। अब देखो ध्यान से, पोटेशियम ब्रोमाइड, ये भी बच्चों आपके कोर्स का नहीं है। अपचयन पे आ जाओ। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्या होता है? अपचयन होता है। आपको ध्यान रखना है। देखो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड था H2 के साथ में। बच्चों कॉपर के पास O था, O छोड़ के चली गई, कॉपर का माथा मारेगा, माथा मारेगा, चला गया रे, चला गया। देखो कॉपर के पास से ऑक्सीजन चला गया, ऑक्सीजन गया H2O के पास, कॉपर अकेला अकेला रह गया, मेरी तरह छोड़ के चली गई, मेरी वाली कहीं छोड़ करके मेरे को, यानी कॉपर ऑक्साइड अकेला हो गया, कॉपर ओ गया। जिसका ओ जाता है ना उसका अपचयन होता है, याद कर ले, जिसका ओ हटता है उसका अपचयन होता है। और H2 के पास गया है ओ, उसका उपचयन हो गया है। इसमें दोनों हुआ है। तो बच्चों क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर अपचयित हो गया क्योंकि उसके पास से ओ हट गया। हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएगा, तो भी अपचयन होता है। आपको ध्यान रखना है बच्चों। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों एक साथ होता है उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? उसे बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें जब किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसका अपचयन होता है। ये रहा, इसमें दोनों हो रहा है। कॉपर में से O हट रहा है तो कॉपर का बच्चों क्या हो रहा है? उपचयन। और बताओ H2 के साथ में O जुड़ रहा है तो H2 का क्या हो रहा है? उपचयन। तो ये बच्चों एक परफेक्ट एग्जांपल किसका है? रिडॉक्स अभिक्रिया का। याद कर लो, पेपर में आएगा ये। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? ये कहां से आ गया घंटाघर? देखो इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में क्या हो रहा है? अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या होता है? जल बना लेता है। इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन ये दोनों एक साथ हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना, याद करना है। अब देखो बच्चों, अब कह रहा है दैनिक जीवन में आपको जो क्रिया होती है वो कहां मिलता है देखने को? दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव डेली रोजाना दिनचर्या में आपको ये जो है उपचयन अभिक्रिया कहां मिलता है देखने को? आ जाओ। संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के साथ संपर्क में आती है, जिससे क्या होता है? धातु की ऊपरी परत कमजोर यानी कि संक्षारित हो जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। आपको लोहे में जंग लगना, याद कर ले, पेपर में आएगा। संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट है, संक्षारण बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेपर में आता है, ठीक है ना। जिससे धातु की ऊपरी परत क्या होता है? कमजोर हो जाती है। लोहे की धातुओं पर जंग का लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, संक्षारण के तो उदाहरण है। कैसे समझाऊं? बहुत आसान है, याद करने इसको। यशद लेपन, ये लो, यशद लेपन क्या होता है? तुम देखा ना वो जो अंडे को फ्राई करते हैं, पेन फिर से काला काला होता है, वो यशद लेपन किया गया है,
ठीक है ना। उसमें क्या करते हैं, जिंक वगैरह की जो होती है ना धातुएं होती है, उनको बिल्कुल पिघला करके एक लेप बना करके लगा देते हैं पीछे, ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। देख, यशद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। वक्रित गंधिता ध्यान रखना है, जो तुम खाते हो चिप्स, नमकीन वगैरह जो पैकेट आती है, उसके अंदर हवा भरी होती है, हवा, वो हवा नहीं होता है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। अगर वसा युक्त जो पदार्थ होता है उसमें अगर ये हवा नहीं भरेंगे तो खराब हो जाएगा, वो उपचयित हो जाएगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जाएगा, उसे हम कहते हैं उसके अंदर नमी आ जाएगी, तो उसका स्वाद बदल जाएगा। स्वाद का बदलना, जो भी चीजें वसा की बनी होती है, फैट की बनी होती है, तेलीय चीजें बनी होती है, वो 4-5 दिन 20 दिन के अंदर क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो खराब होने से बचाने के लिए रे पैकेट के अंदर बंद करते हैं रे, और क्या करते हैं रे, उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, वक्रित गंधिता से उसको बचाते हैं, यानी कि जो वसायुक्त बना हुआ पदार्थ होता है उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या भरते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भरते हैं रे, ध्यान रखना। यानी कि जो ये आप खाते हो तेलीय चीजें जो कि ऑक्सीकृत हो जाती है ऑक्सीजन के साथ में करके रिएक्शन, उसे हम कहते हैं वक्रित गंधिता। और उसी वक्रित गंधिता को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते हैं चिप्स के थैली में, ताकि वो क्या कर सके, ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर सके। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान रखना है कि वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। इससे हम क्या कहते हैं, वक्रित गंधिता। पेपर में लिख ले, छप गया 2023 में, छप गया पेपर में, छप गया, लिख ले। अच्छा, अब कैसे कैसे रोक सकता है वक्रित गंधिता को, हम रोक सकते हैं कैसे, प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके। अरे ये जो ना प्रतिऑक्सीकारक होता है, ये कौन होता है, ये उपचयन ऑक्सीकरण होने से बचाता है पदार्थ का। जैसे कि नाइट्रोजन गैस होता है, हम भर देते हैं चिप्स की थैली में, वो बचाता है। हवा क्या करता है, उसको बचाता है, हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। देखो, वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, अरे खाने को तू बंद कर दे, फ्रिज में जाकर रख दे, अच्छे प्रकार से बंद कर दे, ताकि उसके अंदर क्या ना हो सके, हवा ना जा सके, तो भी खाना उपचयित नहीं होगा, वक्रित नहीं होगा वो। ठीक है ना। अब देख, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा हम उसे बचा सकते हैं, शीतलन द्वारा भी आप उसको बचा सकते हो फ्रिज में रख करके। ठीक है ना बच्चों, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब तुम्हें ना, मैंने बच्चों 20 मिनट के अंदर, मुश्किल से 25 मिनट के अंदर हमने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। संतुलित करना आप लोग देख लेना, मैंने जो इसकी रिएक्शन है वो, जो बच्चों ये जो वीडियो है, मैंने इसका पूरा बैलेंसिंग का जो कंसेप्ट है अपने इसी चैनल पर टच और पास पर बच्चों अपलोड कर रखा है बच्चों। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चनों का मैंने पूरा जो सॉल्यूशन है बच्चों इस पर दे रखा है, इसी भी चैनल पर दे रखा है, आप जाकर के पढ़ लीजिए। ठीक है ना, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये रिवीजन जो है केवल 20 से 25 मिनट के अंदर आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं हर एक चैप्टर का अगले आने वाले 1 महीने के अंदर सारी वीडियो केवल 25 से 30 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करके दे सकूं एज ए रिवीजन। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पेपर की तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।